नमस्कार मित्रों, मैं भेरूलाल बंजारा पुनः संधि की क्लास लेके आया हूँ आपके सामने। संधि जो हम पढ़ रहे थे, 3 प्रकार की संधि हमने वर्गीकृत की है, जिसमें पहला जो भेद था स्वर संधि, और दूसरा है व्यंजन, और तीसरा है विसर्ग। पहले भेद के अंतर्गत हम चल रहे थे, और पहले स्वर संधि के भेद के अंतर्गत मित्रों हमने 5 भेद देखे हैं। उनमें से दीर्घ संधि, गुण संधि और वृद्धि संधि, ये 3 संधि हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज महत्वपूर्ण 2 संधि है स्वर संधि की, वो हम समझेंगे। तो पहला जो भेद है नंबर 4, जो स्वर संधि का भेद है, पहले भेद में चल रहे हम स्वर संधि में, और स्वर संधि का जो चौथा भेद हम आज पढ़ने जा रहे हैं वो है यण संधि। वो है यण संधि। यण संधि की पुनः परिभाषा नहीं लिखते हुए मैं शॉर्ट परिभाषा नियम आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। उसको ध्यान में रखते हुए हम उसको उनके उदाहरण से स्पष्ट करेंगे प्रत्येक नियम को। देखिए, यण संधि के अंदर इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसे बहुत तरीके से रटा भी जा सकता है, लेकिन रटी हुई चीज़ जो है, रटी हुई जो बातें हैं वो लंबे समय तक याद नहीं रहती हैं। नियम यदि शॉर्ट में हमें याद है छोटे रूप में, तो वो लंबे समय तक हमारे हर एक कॉम्पिटिशन, कोई भी एग्जाम हुआ उसके अंतर्गत हम उसको वापस पुनः स्मरण कर सकते हैं। देखिए, पहला नियम इसके अंतर्गत यह है कि यदि ईरिश्व अथवा ई दीर्घ, यदि ईरिश्व अथवा ई दीर्घ के पश्चात पर पद में, ये स्थिति हो गई पूर्व पद की, जो पहले पूर्व वीडियो में हम बात कर चुके हैं। पूर्व पद, पर पद, सामान्य जो परिचय था उसका स्टार्ट वाली क्लास में बात कर चुके हैं कि 2 पद होते हैं। तो पूर्व पद में एक स्थिति बनेगी, या तो ऋश्व ई होगा या दीर्घ ई होगा। इसके पश्चात जो है यहाँ पे असमान पर पद में असमान स्वर वर्ण हो। देखिए, शॉर्ट नियम है, या पूर्व पद में क्या होगा, ऋश्व ई या दीर्घ ई, इसके पश्चात जो पर पद में असमान स्वर वर्ण हो, अर्थात ये ई और ई पर पद में नहीं हो, इनके अलावा को 11 स्वर में से कोई भी स्वर इधर स्थिति बन रही हो, ऐसी स्थिति में है यहाँ पे। ऐसी स्थिति में यहाँ यह आदेश हो जाता है। क्या आदेश हो जाता है मित्रों? यह आदेश हो जाता है। ये यण संधि का पहला नियम है। ये यण संधि का पहला नियम है। पुनः बता देता हूं मैं आपको कि यदि पूर्व पद में ईरिश्व ई दीर्घ के पश्चात स्थिति बन रही हो असमान स्वर वर्ण की, अर्थात इन्हीं के समान वर्ण नहीं हो, तो ऐसी स्थिति में यहाँ आदेश हो जाता है य, और यह मित्रों हलंत। देखिए, इसका दूसरा नियम क्या कह रहा है मित्रों? दूसरा नियम ये कह रहा है कि यदि पूर्व पद में ऊर्ध्व अथवा उदीर्घ के पश्चात वही असमान स्वर वर्ण हो, तो ऐसी स्थिति में यहां ऊर्ध्व और उदीर्घ का क्या आदेश कर देते हैं मित्रों हम? व। क्या आदेश होगा? व। यहां ऊर्ध्व उदीर्घ पूर्व पद में हो, इन्हीं के समान वर्ण इधर ना हो, असमान वर्ण हो। असमान में 11 स्वर वर्ण में से कोई सा भी स्वर वर्ण जो है इधर आ सकता है। ऐसी स्थिति में मित्रों यहाँ व आदेश हो जाता है। क्या आदेश हो जाता है? व। एक इसका तीसरा नियम एक और है। नंबर 3 जो नियम है मित्रों वो ये है कि यदि पूर्व पद में री
के पश्चात, पूर्व पद में री के पश्चात असमान स्वर वर्ण हो, तो ऐसी स्थिति में ये जो री है मित्रों पूर्व पद में होगी और पर पद में जो है री वर्ण नहीं आना चाहिए, असमान वर्ण हो। तो इस स्थिति के अंतर्गत जो यहाँ री वर्ण है वो आदेश कर देगा क्या, र। क्या आदेश कर रहा है मित्रों, पूर्व पद में जो री है र। अब एक सामान्य सी जो बात है व्याकरण के अंदर, जब स्पेशल हम जो विशेष रूप से संधि को समझ रहे हैं, तो वहां मित्रों यहाँ एक दो शब्दावली प्रयुक्त होती है। इनको स्पष्ट कर दिया देता हूं मैं, ताकि आपका ये भी क्लियर हो जाए कि एक तो शब्द है, मैं बार बार उसको बोल रहा हूं, एक शब्द है आदेश और दूसरा शब्द है हमारे सामने आगम। ये दोनों ही संधि के अंदर बार बार बोले जाते हैं। इनको हम समझते हैं आदेश और आगम दोनों को स्पष्ट करते हैं। देखिए मित्रों, आदेश हमेशा ही ग्रामर के अंदर, व्याकरण के अंदर जो है आदेश शत्रुवत होता है। आदेश जो होता है वो कैसे होता है, शत्रुवत होता है। शत्रुवत इसकी स्थिति होती है आदेश की, और जो आगम होता है वो मित्रवत होता है। मैं दोनों ही को समझाऊंगा अभी आपके सामने कि किस तरीके से मित्रवत है, किस तरीके से यहाँ पर है ना शत्रुवत स्थिति बनती है। तो देखिए आदेश जो है, आदेश जैसे एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, एक उदाहरण कि ये जो वह है, ये वह है, ये जो वह है ये हटेगा, तो यहाँ पर वह के स्थान पर उ आकर के स्पष्ट बैठेगा। तो यहाँ पर कहने का मतलब इस वह को क्या किया, इस उ ने हटाया। तो यहाँ जो आदेश हुआ वो कौन सा हुआ, शत्रुवत। अर्थात एक जो वर्ण है हमारा, इस वर्ण को क्या किया, इसने हटा दिया। तो ये जो क्या हो गया है, शत्रुवत कार्य हो गया। ठीक। और आगम में ये होता है मित्रों, आगम में किसी भी वर्ण को वो जो आने वाला वर्ण नहीं हटाता है, और वह बिना कुछ उन वर्णों को ना हटा करके बीच में आकर आरामदायक तरीके से बैठता है, वो आगमन जो होता है आगम कहलाता है। स्थिति बनती है यहाँ पर शत्रुवत और मित्रवत। ये दो स्थिति आदेश की तो होती है शत्रुवत, और आगम की होती है कौन सी, आगम की होती है मित्रवत। तो ये दो स्थिति वर्णों की बनती है संधि के अंदर। हम यण संधि को देख रहे हैं, और यण संधि के अंदर हमने पहला जो नियम देखा है मित्रों, वो ये देखा है, यदि पूर्व पद में ई अथवा दीर्घ ई हो और उसके पश्चात पर पद में असमान स्वर वर्ण हो। तो इसके प्रत्येक नियम के हम उदाहरण देखेंगे। पहले नियम का उदाहरण हम देखते हैं। देखिए जो पहला नियम है उसका उदाहरण मैं आपको समझाता हूं। निगमन विधि के अंतर्गत व्याकरण, हिंदी व्याकरण को समझने के लिए, संस्कृत व्याकरण को समझने के लिए दो विधियों का प्रयोग किया जाता है, आगमन और निगमन। मैं आपको निगमन विधि के अंतर्गत पहली जो विधि है निगमन विधि, उसके अंतर्गत समझाऊंगा। देखिए मित्रों, निगमन विधि में पुनः मैं आपको बता देता हूं कि इस विधि के अंतर्गत हमें हमेशा नियम से उदाहरण की ओर जाया जाता है। किधर जाया जाता है, नियम से उदाहरण की ओर जाते हैं। तो पहला नियम हमारे पास यण संधि का है, उसमें हम निगमन विधि में समझेंगे। देखिए एक उदाहरण लेते हैं। इस उदाहरण में स्पष्ट लिखा हुआ है इति धन आदि लिखा हुआ है हमारे पास, विच्छेदित रूप इति धन आदि। मित्रों यहाँ निगमन विधि में ये हमारे सामने उदाहरण के तौर पर नियम है। क्या है,
नियम। इस जो विच्छेदित रूप होता है संधि पद का वो नियम कहलाता है व्याकरण के अंदर। तो इस नियम से हम किस ओर जाएंगे? उदाहरण की ओर। पहला नियम हमारे सामने था कि यदि यहाँ हम देखते हैं स्थिति क्या बन रही है, कौन सा नियम बैठ रहा है यण संधि का, तो यहाँ देखते हैं त को हलंत जैसे ही हमने किया तो इसके अंदर जो विद्यमान था स्वर वो ई बाहर हो गया। ये स्वर हमेशा ही व्यंजन वर्णों में उच्चारण की दृष्टि से होते हैं, है ना, क्योंकि उच्चारण इनका किया जाता है स्वरों की सहायता से। तो ये स्वर इसका बाहर निकल गया। पीछे जो पर पद में शब्द लिखा हुआ है आदि यथावत लिख दिया। ठीक, अब हमारे पास नियम देखते हैं यण संधि का। पहला नियम ये है कि यदि ई और ई की स्थिति बन रही है, ई और ई की स्थिति बन रही है तो मित्रों क्या आदेश कर देगा हमारा? य। तो हम ये ई की स्थिति बन रही है हमारे पास सामने, तो ये ई के अंदर हमने इस ई को आदेश कर लिया क्या? य। और यह मित्रों मैंने बोला था यह वर्ण होगा कौन सा? यह वर्ण हमारा होगा हलंत वर्ण। ऐसा कैसा ही जो हमारे पास हमारे सामने जो पद बचा उसको लिख लिया हमने इत, और पीछे का जो पद है हमारे सामने आदि वह भी लिख लिया। देखिए अब कुछ नहीं करना है, करना यह है इसका मेल कर लेना है। जो भी हमारे सामने स्थिति बनी है उसका मेल कर लेना है। तो पहला पद है हमारे सामने, ये यह लिख लिया क्योंकि ये जो आ है इस आ के अंदर प्लस होगा आकर, तो यहाँ पर इत्यादि शब्द निष्पन्न हो जाएगा। शब्द क्या बन जाएगा? इत्यादि शब्द निष्पन्न हो जाएगा। मित्रों क्या शब्द निष्पन्न हो गया हमारे सामने? इत्यादि शब्द निष्पन्न हो गया। तो हमने जो हमारे साथ जो विच्छेदित रूप नियम था इति धन आदि यण संधि का पहला नियम है, और ये हम नियम से उदाहरण की ओर निगमन विधि में देख रहे थे। निगमन विधि में हमें ये नियम से हमें क्या प्राप्ति हो गई? उदाहरण की। इसकी प्राप्ति हो गई उदाहरण की। अब हम चलते हैं सीधा इसी का एक और उदाहरण ले लेते हैं आगमन विधि के अंतर्गत। देखिए ये जो शब्द है बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है यण संधि का इस नियम का, वो ये है यद्यपि। शब्द है मित्रों क्या? यद्यपि। हमारे सामने उदाहरण है, हम अब इसको समझ रहे हैं कौन सी विधि में? आगमन विधि में। वही मैं वापस बता देता हूँ, आगमन विधि में क्या किया जाता है? उदाहरण हमारे सामने है और उदाहरण से हम किस ओर जाते हैं? नियम की ओर। किस ओर जाते हैं? नियम की ओर। तो नियम की प्राप्ति हमें हो जाएगी। यहाँ ये जो शब्द है इंपॉर्टेंट है, बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है यद्यपि, क्योंकि यह संयुक्त वर्ण है और इसे क्या उच्चारण इसका क्या होगा ये भी आज हम समझेंगे। यहाँ देखना है ये जो वर्ण है ये दो वर्णों से मिलकर बना हुआ है। एक तो हमारे पास क्या है? हलंत द, और दूसरा हमारे पास है य। दूसरा हमारे पास क्या है? य। तो यहाँ हलंत द भी मैंने लिख लिया और य वर्ण की प्राप्ति भी हमें हो गई है। य को हलंत लगाएंगे तो परपद में चला जाएगा, इसमें स्थित जो अ है वह स्वर, और शब्द निष्पन्न हो जाएगा पीछे अपि। क्या शब्द बन जाएगा मित्रों? अपि। अब सामान्य तौर पर हमारे पास नियम है कि यदि हमें उदाहरण में आगमन विधि के अंतर्गत उदाहरण में हमें यह की प्राप्ति होती है तो यह आवश्यकता अनुसार ऋस्व ई और दीर्घ ई को आदेश करता है। तो हमें यदि शब्द के अंतर्गत कौन सी ई चाहिए? ऋस्व और दीर्घ में से ऋस्व चाहिए, है ना, लघु चाहिए, छोटी चाहिए। तो यहाँ वो मात्रा को आदेश कर दिया। ये पद पुनः हमने लिख लिया, परपद में जो स्थित पद है उसको भी लिख लिया अपि। अब ये जो तीनों ही पर पद और पूर्व पद में तीनों का क्या करना है? मेल करना है। तो हमें किसकी प्राप्ति हो जाएगी? नियम की। पर पद में तो स्पष्ट रूप से हमें पद मिल गया, अपि शब्द है ना, तो ये शब्द बन जाएगा हमारा यदि। क्या बनेगा? यदि।
और पर पद में, पूर्व पद में यदि बनेगा और पर पद में स्थित है क्या, अपि। मित्रों हमारे पास उदाहरण था यद्यपि, जिसको हमने अलग अलग इसको वर्गीकृत किया था, पता चला यहाँ पर आधा वर्ण है हमारे पास द, और वह नियम के अनुसार य के पश्चात, तो यह किसको आदेश किया, ई को। इस स्थिति से हमें प्राप्त हो गया पूर्व पद में यदि और पर पद में अपि, ये नियम की प्राप्ति हो गई। यहाँ पे हमारे पास क्या था, उदाहरण, और उदाहरण से हमें प्राप्ति होगी किसकी, नियम की। ये पहला यण संधि का पहला नियम था जो आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं इसके दूसरे नियम की ओर। इंपॉर्टेंट नियम है दूसरा नियम क्या कह रहा है मित्रों, यण संधि का स्वर संधि के अंदर जो भेद है मित्रों, वह हमें परीक्षाओं में देखते ही पता लग जाना चाहिए कि यहाँ आपकी यण संधि है, आपकी जो है दीर्घ संधि है, आपकी अयादि संधि है। देखते ही हमें स्पष्ट पता चल जाए, ऐसे नियम हमारे सामने है। तो इसका जो दूसरा नियम है मित्रों, वो यह है कि यदि पूर्व पद में उ अथवा पुरुष अथवा उदीर्घ हो और पर पद में असमान वर्ण हो, मतलब इन्हीं के समान वर्ण पर पद में नहीं हो, असमान स्वर वर्ण हो, यह हमारा जो है दूसरा नियम था। इस नियम को हम वही निगमन और आगमन विधि से स्पष्ट रूप से समझेंगे। देखिए पहला उदाहरण हम इसका लेते हैं। जैसे पहला उदाहरण इसका हमने ले लिया, अनु प्लस अयः, अनु प्लस अय। देखिए यहाँ पूर्व पद में हमारे पास अनुपद है और पर पद में है अय। मित्रों यहाँ ये स्थिति बन रही है या ना बन रही है, इसको स्पष्ट देखेंगे हम। देखिए न को मैंने जैसे ही हलंत मारा, हलंत लगाया, और हलंत लगाते इसके अंदर जो स्वर था वह बाहर निकल गया ऊ के पश्चात देखते हैं असमान वर्ण की स्थिति बन रही है या ना बन रही है, तो बिल्कुल बन रही मित्रों। यहाँ पर ऊ के पश्चात क्या है, अ। ठीक, लेकिन हमें यह स्थिति हमने देख ली, उसके बाद में इस अ को स्थिति को चेक कर लिया। चेक करने के पश्चात इस अ को जो पूरा ही पद बना हुआ इसको रहने देना है वैसा का वैसा। हमारे पास ऊ की स्थिति बन गई है, ऊ की स्थिति बन गई है। तो नियम के अंदर हमने लिखा था, नियम के अंदर जो है हमने लिखा था कि ये जो ऊ की स्थिति बन रही है वो किसको आदेश करेगी, व को, है ना। तो व को आदेश करेगी, तो ये ऊ किसको आदेश कर दिया, व को आदेश, हलंत व वर्ण को आदेश कर दिया। अभी इसका क्या करना है, कुछ नहीं, इसको क्या करना है, पर पद और पूर्व पद में जो हमारे पास शब्द बचे हुए हैं उसका मेल कर देना है। देखिए तो ये जो नियम था उदाहरण की प्राप्ति हो जाएगी, ये ले लिया, क्योंकि ये जो अ है ये अस्वर व्यंजन में आकर मिल जाएगा, तो हमारा संधि युक्त पद जो है उदाहरण हमें प्राप्ति उसकी हो जाएगी। शब्द निष्पन्न हो जाएगा क्या, अन्वय। शब्द हमारे पास क्या निष्पन्न हो जाएगा, अन्वय शब्द निष्पन्न हो जाएगा। ये नियम था, ये नियम से हमें किसकी प्राप्ति हो गई, उदाहरण की, उदाहरण की प्राप्ति हमें हो गई। तो मित्रों ये जो स्थिति है दूसरी वाली, यदि उरिश्व पूर्व पद में हो, उरिश्व या उदीर्घ और पर पद में इन्हीं के समान वर्ण की स्थिति नहीं होनी चाहिए, तब ऐसी कंडीशन में किसको आदेश करते हैं, ये उ या उ, दोनों में से कोई भी एक वर्ण ये क्या आदेश करेगा, व। ये यण संधि का दूसरा नियम था। इसके अंदर ये जो निगमन है हम आगमन में एक बार और देख लेते हैं। माना कि कोई शब्द है हमारे पास में, अन्वी किसी लड़की का नाम या अन्वेक्षण है शब्द, या तो हमारे पास में अन्वेक्षण शब्द है या
अन्वी है। ठीक, इनमें से कोई सा भी शब्द हम ले लें तो यहाँ हम आगमन विधि के अंतर्गत समझेंगे इसको। आगमन विधि में हमें क्या होगा, विच्छेदित रूप की, इसका जो विच्छेदित रूप प्राप्त होगा, नियम। यह उदाहरण हमारे सामने देखिए, अन, व, अन के पश्चात क्या है, व को हलंत मारा तो इसके अंदर जो शब्द बचा, जो वर्ण बचा था, वो हमने क्या किया, इसके परपद में लिख लिया यथास्थिति। ठीक, यहाँ पे वह किसको आदेश कर रहा है, वह आदेश करेगा आवश्यकता अनुसार, छोटा हुआ हमें चाहिए, अनु के लिए, अनु उपसर्ग होता है, उसको निष्पन्न करने के लिए छोटा ऊ चाहिए। तो मित्रों, ये अन्य शब्द यथास्थान हमने लिख लिया। पीछे जो शब्द बचा हमारे पास एक क्षण, वह शब्द भी हमने लिख लिया। तो यहाँ स्थिति बन रही है अब अनु, ये ऊ न में आकर सम्मिलित हो जाएगा, और पीछे जो पद बचा हुआ हमारा एक क्षण, वह भी हमने लिख लिया। ठीक, तो यहाँ पे ये जो उदाहरण था, उदाहरण से हमें किसकी प्राप्ति हो गई, नियम की प्राप्ति हो गई। उदाहरण से किसकी प्राप्ति हुई है, नियम की प्राप्ति हो गई। एक नाम, एक जो संधि पद मैंने लिखा है अन्वी, किसी किसी लड़की का नाम भी होता है। तो देखिए यहाँ भी कौन सी संधि है, यण संधि है, और यण संधि का दूसरा नियम है। वही स्थिति, न को हलंत किया, वह को भी हलंत किया, और इसके पीछे जो है स्वर ई। ठीक है मित्रों, अब हमारे नियम अनुसार यह है कि जो स्थिति हमारी क्या बन रही है, वह की स्थिति बन रही है, और वह हमें पूर्व पद में जो शब्द है वो निष्पन्न करने के लिए ऋष्व और दीर्घ ऊ दोनों ही आदेश कराता है। तो यहाँ हमें अनु शब्द, अनु होता है उपसर्ग, और अनु उपसर्ग में हमेशा ही छोटे ऊ का प्रयोग हम करते हैं, ऋष्व ऊ का। तो यहाँ पे हमें क्या आदेश करना है, ऊ। यथा स्थिति जो हमारे पास शब्द लिखा हुआ है अन, ये भी हमने लिख लिया। इसके पश्चात जो पर पद में है हमारे पास स्वर ई, ये भी हमने लिख लिया। अब हमारा जो विच्छेदित रूप है वो हमें प्राप्त हो जाएगा, अनु धन ई। नाम बन जाता है क्या, अन्वी। क्या नाम हो जाता है, अन्वी। तो ये मित्रों यण संधि का दूसरा नियम हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम चलते तीसरे नियम की ओर, यण संधि के। और तीसरा नियम पुनः लिख देता हूं मैं आपके सामने। यदि स्थिति ये बनती है कि री वर्ण के पश्चात असमान वर्ण हो, अर्थात असमान स्वर वर्ण री वर्ण या नहीं हो, असमान स्वर वर्ण हो, ये तीसरा नियम लिखा था। तो हम क्या आदेश करेंगे मित्रों, इसका री का हम क्या आदेश कर रहे हैं, र, हलंत लगा हुआ र के, यह आदेश हो जाएगा। मित्रों हम वही निगमन विधि में इसको समझते हैं, नंबर 3 नियम को। तो यहाँ एक उदाहरण हम लेते हैं। देखिए, मातृ धन आज्ञा, मातृधन आज्ञा। मैं आपको अजीब लग रहा होगा, आज्ञा क्यों बोल रहा हूं मैं, आपके जो है बैठा हुआ हैबिट्स में कि आज्ञा शब्द नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि इसको भी स्पष्ट कर देता हूं मैं, वन टॉपिक में करूंगा मैं, इसको पहले से बता देता हूं। ये जो ज है, ये ज है, इसकी जो स्थिति है मित्रों, इसकी जो व्युत्पत्ति है वो कैसे है, इसीलिए मैंने आपके सामने इस शब्द को लिखा है। इस वर्ण को स्पष्ट कर देता हूं, ये संयुक्त वर्ण है, संयुक्त व्यंजन वर्ण। ये झ, इसको उच्चारित करते हैं झ, ग कभी भी नहीं, क्योंकि इसमें इस ग की कभी भी कोई इसका रोल नहीं है। इसकी जो व्युत्पत्ति के अनुसार हम चले तो इसका उच्चारण ज ही होगा। और किस तरीके से, देखो
एक तो इसमें होता है ज, दूसरा होता है इसके अंदर य, और तीसरा होता है इसके अंतर्गत अ स्वर विद्यमान। तो मित्रों इन तीनों वर्णों को एक साथ उच्चारित करेंगे हम, तो ये ज नासिका से उच्चारित होगा। वर्ग का पंचम वर्ण जो है ये, इसका उच्चारण स्थान होगा, उच्चारण जो होगा, स्पष्ट उच्चारण स्थान होगा या उच्चारण होगा, शुद्ध उच्चारण वो होगा ज, ज्ञ नहीं होगा। विज्ञान हम पढ़ते हैं गलत पढ़ते हैं, विज्ञान पढ़ते हैं वो राइट पढ़ा जाता है। तो यहाँ मैं मातृधन आज्ञा का उच्चारण कर रहा हूं आपके सामने। देखिए यहाँ हम देखते हैं कि हमारे पास यण संधि की ये जो स्थिति है नंबर 3, ये प्राप्त हुई या नहीं हुई। तो देखिए ता को हलंत मारा, तो यहाँ पर इसमें जो स्वर विद्यमान था वो री हमें प्राप्त हो गया। पीछे पर पद में हमारे पास जो पद है वो है अज्ञा। अब हमारे पास नियम यह है कि री के पश्चात असमान वर्ण है, बिल्कुल है, री के साथ री नहीं है। यदि ऐसी स्थिति हो जाए कि री के साथ री हो, ऊ के साथ ऊ हो, अ के साथ ऊ हो पर पद में, तो वहां यण संधि नहीं हो जाती, फिर वहां दीर्घ संधि निष्पन्न होती है। तो यहाँ स्थिति प्राप्त हो गई है। अब री आदेश कर रही है मित्रों किसको? र को। किसको आदेश कर रही है? र को। हमारे पास पूर्व पद में स्थित है मात प्लस पीछे जो स्वरवर्ण है आ जा, जो पद है। देखिए अब एक बात और स्पष्ट कर देता हूं मैं, यहां स्थिति बनेगी, यहां जो स्थिति बन रही है त और र, ये भी संयुक्त व्यंजन वर्ण बनाते हैं त्र। इसको भी मैं स्पष्ट समझा देता हूं आप लोगों को कि त प्लस र, और पीछे जो इसके अस्वर है, तो ये पूरा का पूरा क्या बन जाता है? त्र। तो यहां पर हमें त और र का योग जब हो रहा है यहाँ, तो यहाँ पे त्र शब्द, त्र वर्ण जो है वो निष्पन्न होगा। देखिए मात्र और पीछे जो आस्वर है वो इसके अंदर निष्पन्न हो जाएगा, तो शब्द निष्पन्न मात्रा और पीछे लिखा हो ज्या। तो मित्रों यहाँ पर जो हमें उदाहरण की प्राप्ति होगी वो शब्द हमारा संधियुक्त पद होगा। उदाहरण कौन सा होगा? मात्रा ज्या। कौन सा संधियुक्त प्राप्त होगा हमको? मात्रा ज्या, अर्थात माता की आज्ञा। तो ये हमारे पास क्या था? नियम, और नियम से हमें सीधी के किसकी प्राप्ति हो गई? उदाहरण की। ये हमारी हो गई निगमन विधि कंप्लीट यण संधि के तीसरे नियम में। अभी हम आते हैं सीधे इसके आगमन विधि के अंतर्गत। आगमन विधि में यदि हमारे पास लिखा हुआ है उदाहरण के तौर पर हमारे पास पितृ धन, सॉरी मैं पुनः आपको निगमन में ले गया। आगमन विधि की बात कर रहे हैं हम। आगमन विधि में हमें सबसे पहले क्या प्राप्त होता है? उदाहरण, और उदाहरण से हम फिर जाते हैं किस ओर? नियम की ओर। मित्रों यहाँ उदाहरण हमारे सामने है पित्राज्ञा। पित्राज्ञा शब्द उदाहरण जो हमारे पास है, इसका हमें क्या करना है? विच्छेदित नियम की प्राप्ति करनी है। किसकी प्राप्ति करनी है? नियम की। उदाहरण हमारे पास है, तो देखिए किस तरीके से हम इसके नियम की प्राप्ति की अर्थात विच्छेदित रूप की ओर जाएंगे। पित्राज्ञा शब्द की ये हमारे पास संधियुक्त पद है। ये त्र को हलन जैसे ही लगाया, इसके अंदर जो विद्यमान था
स्वर वो आ पर पद में चला गया। अब हमारे पास पूरा ही देखना है कि ये त वर्ण है, त्र के अंदर त वर्ण है, फिर हमारे पास क्या है, र है। एक एक वर्ण को खोलते हम तभी हमें समझ में आएगा कि यहाँ स्थिति कौन से संयुक्त व्यंजन वर्ण की बन रही है। तो पी प्लस त प्लस र प्लस पीछे जो पर पद में है हमारे पास क्या है, आज्ञा शब्द। ओके, अब हमें स्थिति प्राप्त हो गई है कि यहाँ र वर्ण हमेशा ही यण संधि के तीसरे नियम में किसको आदेश कर रहा है, री को। किसको आदेश कर रहा है मित्रों, री को। अब हमको पर पद की प्राप्ति हो चुकी है। पूर्व पद को स्पष्ट करेंगे हम। तो पी त प्लस री प्लस पीछे लिखा हुआ है पर पद में हमारे पास आज्ञा शब्द। मित्रों, अभी ये जो हमारे पास उदाहरण है, नियम की प्राप्ति हमें स्पष्ट रूप से हो जाएगी। किसकी, नियम की। और वो नियम क्या है, ये री जो स्वर है इस त में प्लस हो जाएगी तो हमारे पास जो है पूर्व पद में शब्द व निष्पन्न हो जाएगा पितृ, और पर पद में जो शब्द हमारे पास है यथा स्थिति लिखा जाएगा आज्ञा। तो ये उदाहरण से हमें नियम की प्राप्ति हो गई। ये थी आगमन विधि। और मित्रों ये थी यण संधि। यण संधि के 3 नियम बताए मैंने सामान्य तरीके से, आपको अवश्य समझ में आए होंगे। हम चलते हैं नेक्स्ट, इसकी लास्ट जो संधि है, स्वर संधि का लास्ट भेद है, वह है अयादि संधि। लास्ट भेद इसका है मित्रों पांचवा भेद हमारे पास है अयादि संधि। पांचवा भेद हमारे सामने स्वर संधि का है मित्रों अयादि संधि। जिस तरीके से यण संधि को हमने बहुत ही सूक्ष्म रूप में और सरल तरीके से समझा, वैसे ही अयादि संधि को हम समझेंगे। इसके भी अयादि संधि में कौन कौन से नियम बनते हैं, किस स्थिति में बनते हैं, 4 नियम इसके अंतर्गत बनते हैं। आइए देखते हैं प्रत्येक को। मैं पहले इस पर समझा देता हूँ कि पूर्व पद विच्छेदित रूप हमें 2 पद प्राप्त होते हैं जब हम किसी संधि युक्त शब्द जो है पद का विच्छेद करते हैं। तो एक तो पूर्व पद प्राप्त होता है मित्रों, और एक होता है पर पद। दोनों में जो पूर्व पद का अंतिम वर्ण और पर पद का प्रारंभिक वर्ण का जो मेल होता है वही संधि बनाता है। तो देखिए ये था पूर्व पद और ये लिखा मैंने पर पद। इस स्थिति के अनुसार यहाँ पे अयादि संधि का नियम क्या कहता है। अयादि संधि में नियम ये होता है कि यदि पूर्व पद में क्या हो ऐ और औ, आई और औ, इन 4 इनको संयुक्त स्वर वर्ण भी बोलते हैं हम मित्रों। इनको क्या बोलते हैं, संयुक्त स्वर वर्ण भी बोलते हैं, क्योंकि ये 2 स्वरों का मेल होकर के फिर इनका निर्माण होता है। तो यदि पूर्व पद में ऐ, औ, आई और औ ऐसी स्थिति बनती है और पीछे पर पद में इनके अतिरिक्त स्वर वर्ण हो तो इस स्थिति में क्या होता है, देखिए यदि पूर्व पद में ऐ, औ, आई और औ की स्थिति बनती हो और पर पद में इनके अतिरिक्त यही नहीं हो, इनके अतिरिक्त और 11 स्वर वर्ण में से कोई सा भी स्वर वर्ण की स्थिति बनती हो। और नियम तो ये कहता है कि इनके अतिरिक्त जो 11 स्वर वर्ण में चाहे अ हो, उ हो, कोई सी भी स्थिति बनती हो, तो इस
स्थिति में ये जो आई है मित्रों आदेश कर देती है किसको, ये आई आदेश करेगी अय को, और औ आदेश करेगा आव को, और जो आई है वो आदेश करेगा आय को, और औ जो है हमारे पास स्वर वो आदेश करेगा आव को। देखो मित्रों यहाँ जो है हमारे पास पूर्वपद में स्थिति और परपद में स्थिति क्या बन रही है, उसके अनुसार सामान्य तरीके से इन्होंने अपने अपने स्थान पर आदेश कर दिया। मैंने पहले स्पष्ट किया था आदेश शत्रुवत होता है, जो ये आदेश करेगा अय को तो ये इसका ये फिर हट जाएगा, इसका कोई वहाँ पे रोल नहीं रहेगा। तो यहाँ अय ने आदेश किया किसको, अय को, और जो औ है औ ने मित्रों किसको आदेश किया, आव को, और आई जो है आई ने आदेश किया आय को, और औ ने आदेश किया आव को। ये किया कब, जब इनके अतिरिक्त स्वर वर्ण यहाँ पर पद में नहीं हो, ऐसी स्थिति में, है ना, ऐसी स्थिति में ये कर्मानुसार अय आव आय और आव को आदेश कर देते हैं। ये नियम था मित्रों कौन सी संधि का, ये नियम है अयादि संधि का। सामान्य सरल तरीके से हमारे सामने नियम लिखा हुआ है, इसी नियम के अनुसार प्रत्येक एक एक को हम स्पष्ट करेंगे। सबसे पहला नंबर अय का अय, दूसरा नंबर मित्रों यह आ जाता है हमारा औ को आव आदेश होगा, अब आदेश सॉरी औ को क्या आदेश होगा, अब आदेश होगा, क्या आदेश होगा, अब। और तीसरे नियम में हम यदि बात करते हैं तो यहाँ पर आई का क्या आदेश हो जाएगा, आय, और औ का आदेश हो जाएगा क्या, चौथे नियम में हमें आदेश हो जाएगा औ का आव। ये चार नियम हमारे पास है मित्रों, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 4, 3 के बाद। तो 1 2 3 4 चार नियम हमें प्राप्ति होगी अयादि संधि के अंदर। प्रत्येक एक को हम एक एक उदाहरण से स्पष्ट करेंगे, ठीक है। देखिए पहले नियम को देखते हैं। जैसे मैं आपको पहला नियम समझा देता हूं। पहला नियम यह है कि यदि अय है तो अय किसको आदेश करेगी, अय आदेश करेगी अय को। किसको आदेश कर रही मित्रों, अय को। कब कर रही है, जब यहाँ पे असमान स्वर वर्ण हो। इसको हम देखते हैं निगमन विधि के अंदर। मैं बार बार उसको लिखूंगा नहीं क्योंकि उसमें निगमन विधि में नियम पहले होता है और उदाहरण की ओर जाया जाता है। यहाँ पर एक उदाहरण हम लेते हैं निगमन विधि के अंदर, चे धन अन्न। हमारे पास पूर्व पद में चे है और पीछे लिखा हुआ है पर पद में हमारे पास अन्न। मित्रों जो ये नियम लिख रखा है इसके अनुसार हम इस विच्छेदित पद को क्या करेंगे, संधियुक्त पद बनाएंगे। देखिए च को जैसे ही हलंत किया, इसके अंदर विद्यमान जो थी मात्रा ऐश्वर वो बाहर हो गया, उच्चारण के हेतु थी ये। पर पद में हमारे पास जो शब्द लिखा हुआ है वो अन यथा स्थिति लिख दिया। अब ये नियम के अंदर जो अय है ये किसको आदेश कर रहा है, अय को। किसको आदेश कर रहा है, अय को। अय हम लिख देंगे और ये आदेश करते ही अब इसका कोई रोल नहीं रहता है। जो पूर्व पद में वर्ण हमारे पास लिखा हुआ है च, और पर पद में भी है वर्ण हमारे पास क्या, अन। मित्रों अन वर्ण और अय जो आदेश हुआ है अय का और च को, इन तीनों का हम मेल करते हैं तो हमारे पास शब्द जो है वो निष्पन्न हो जाता है। ये अ यहाँ प्लस होगा आकर और ये अ यहाँ प्लस होगा आकर, तो शब्द निष्पन्न हो जाएगा चयन। क्या शब्द निष्पन्न हो जाएगा मित्रों, चयन। देखिए चे प्लस अन, अय ने आदेश किया अय को
और जो परपद और पूर्वपद में हमारी स्थिति बन रही थी, तो उदाहरण की प्राप्ति हमें हो जाएगी क्या? चयन। अब चयन जो शब्द हमें प्राप्त हुआ, ये है हमारी निगमन विधि। कौन सी विधि है? निगमन। निगमन विधि के अंतर्गत मैंने स्पष्ट किया इसको। अब हम आते सीधे आगमन विधि के अंतर्गत। देखिए, इसी शब्द को, इसी नियम को हम देखते हैं आगमन के अंतर। आगमन में हमें क्या होता है? उदाहरण दिया होता है और नियम की प्राप्ति हमें करनी होती है। तो यहाँ पे एक उदाहरण स्पष्ट करते हैं हम इसका। जैसे मैंने लिख रखा शयन शब्द, यहाँ पे लिख दिया शयन। शयन ना लिख करके इसमें भी होती है, ये प्रचलित शब्द लिख देते हैं जयति। हम सरस्वती वंदना के अंदर देखते हैं जयति शब्द होता है। यहाँ यह शब्द को हलंत किया, ज शब्द को हलंत किया, इसके अंदर जो अविद्यमान था वो बाहर हो गया, उच्चारण की दृष्टि हेतु था। आगे हमारे पास यह है, यह को भी हमने हलंत किया और यह का जो यह में विद्यमान था वो पीछे परपद में चला गया, तो शब्द निष्पन्न हो गया क्या? अपि। ठीक। अब हमारे पास नियम यह है कि जो अय है, ये अय वापिस किसे आदेश करता है? अय को। किसको आदेश करता है मित्रों? अय को। अब हमें विच्छेदित रूप प्राप्त हो जाएगा। पूर्व पद में स्थिति ये बनेगी और पर पद में हमारे पास शब्द है अपि। देखिए, जो जयति शब्द है वो निष्पन्न हो जाएगा। जे शब्द पूर्व पद में होगा और अपि शब्द पर पद में होगा, तो ये नियम की प्राप्ति हो जाएगी। जयति उदाहरण से हमें किसकी प्राप्ति हो गई? नियम की। जे प्लस अपि बराबर क्या बन जाएगा? जयति। सॉरी, ती शब्द, ती वर्ण था यहाँ पर, दोनों तरफ ती लिख लो, अति। अति, तो जे प्लस अति तो बन जाएगा क्या? जयति। क्या शब्द निष्पन्न हो जाएगा? जयति। आइए अब हम इसकी सेकंड कंडीशन देखते हैं, दूसरी। और दूसरी कंडीशन मित्रों क्या है हमारे पास? दूसरी कंडीशन जो है, दूसरी कंडीशन हमारे पास है, यदि ओ वर्ण के स्वर वर्ण के पश्चात असमान स्वर वर्ण हो, तो इस स्थिति में ओ किसको आदेश कर देगा? अब को। ये जो है दूसरा नियम हमारे सामने है। इसका निगमन विधि के अंतर्गत उदाहरण देखते हैं मित्रों हम। और निगमन विधि में जो उदाहरण है वो हमें जैसे हमने लिख लिया भव प्लस अन। भव प्लस अन, देखिए भ को हलंत किया, हमारे सामने भ के अंदर जो स्थित था अस्वर वो बाहर हो गया। अभी नेक्स्ट आगे से वर्ण लिया व, और इसके अंदर जो अविद्यमान था वो पीछे चला गया, ये अ। तो ये अ जैसे ही पीछे गया, पीछे शब्द निष्पन्न हो गया अन। क्या शब्द निष्पन्न हो गया मित्रों? अन। यदि हम इसको पूर्णतया निगमन विधि में समझेंगे डायरेक्टली, तो यहाँ पे शब्द हमें मिलेगा क्या? बो प्लस अन। क्या आदेश होगा? बो प्लस अन। ब को हलंत किया, डायरेक्टली औ हमें आदेश हो गया, और पीछे जो शब्द लिखा हुआ है अन, वह भी हमने लिख लिया। अब मित्रों ओ जो है वो किसको आदेश कर रहा है? अव को। किसको आदेश कर रहा है? अव को। तो देखिए यहाँ किस तरीके से जो विच्छेदित रूप है नियम, उससे हमें उदाहरण की प्राप्ति होती है।
यहाँ जो पूर्व में लिख रखा है भ, इसको मैंने यथास्थिति लिख लिया, और जो अन शब्द लिख रखा उसको भी यथास्थिति लिख लिया। अब देखिए यहाँ पर हमें उदाहरण की प्राप्ति हो जाएगी। किस तरीके से होगी? ये अ है, भ में प्लस होगा, और ये अ है, व में प्लस होगा। इस तरीके से भवन शब्द निष्पन्न हो जाएगा। कौन सा शब्द निष्पन्न हो जाएगा? भवन। तो यहाँ था नियम, हमारे सामने क्या था? नियम। और नियम से हम किस तरफ आ गए? उदाहरण की ओर। ये जो विधि थी, ये मित्रों आगमन विधि थी। अब इसी का हम निगमन विधि के अंदर एक और उदाहरण ले लेते हैं। वो है पवन शब्द लिखा हुआ है हमारे सामने। संधि पद क्या है? पवन। प को अनंत मारा, इसके अंदर जो अ था वो बाहर हुआ। व लिखा, व को भी क्या किया हमने? हलंत मारा। इसके अंदर जो अ था वो परपद में चला गया, और शब्द जो निष्पन्न हो गया वो क्या हो गया? अन शब्द। अब हमने देखना है कि जो अव है, ये अव पुनः, ये जो अ है हमारे सामने स्थिति स्थिति देखी थी हमने अ की। ये अव है, ये जो अव है, ये अव वापिस पुनः किसको आदेश कर रहा है मित्रों? ओ को आदेश कर रहा है। तो हमें भी यथास्थिति यहाँ पर ये जो अ है, इस अ को क्या आदेश कर लेना है? ये जो अव बना है, इस अव को आदेश कर लेना है क्या? औ। और पूर्व में जो लिख रखा है प वर्ण, उसको लिख लिया। ये पूर्व पद की स्थिति बन गई। पर पद की स्थिति हमारे पास है अन। तो इस तरीके से पवन शब्द जो है, उसकी जो विच्छेदित संधि रूप है, उसका हमें ज्ञान हो जाएगा। यहाँ पे ये औ है, इसमें प्लस हो गया, तो ये जो शब्द है वो निष्पन्न हो गया क्या? को प्लस अन। अर्थात पवन शब्द का विच्छेदित यानी संधि विच्छेदित रूप होगा पो प्लस अन। यहाँ उदाहरण हमारे सामने है, ये उदाहरण हमारे सामने है, तो नियम की प्राप्ति हमें यहाँ हो गई। ये नियम की प्राप्ति हमें हो गई। मतलब ये कौन सी विधि हुई? ये आगमन विधि हुई। उदाहरण से नियम की ओर हम आ गए। मित्रों, इसका जो तीसरा नियम है, इसका जो तीसरा नियम है हमारे सामने, वो ये है कि यदि ऐ हमारे पास है पूर्व पद में और असमान वर्ण की प्राप्ति हमें पर पद में हो रही हो, तो ऐसी स्थिति में ऐ जो है मित्रों आय को आदेश कर देता है। हम पुनः निगमन विधि के अंतर्गत इसको समझेंगे एक उदाहरण से। उदाहरण हमारे सामने है, यहां लिख रखा है विधेय धन अक। विधेय धन अक। मित्रों, यहां विद शब्द को ध को हलंत किया मैंने, तो यहां पर हमें प्राप्त हो गया आई। और पीछे लिख रखा है, पीछे जो वर्ण हमारे पास है क। देखिए यहां क वर्ण यथास्थिति लिखा। आई किसको आदेश कर रहा है? आई आदेश कर रहा आय को, तो हमने आय शब्द निष्पन्न कर लिया। यह हमारे पास जो है पूर्व पद में, हमारे पास पूर्व पद में है विद, और यहाँ जो शब्द था हमारे पास में वो अक ही था मित्रों। अक अक।
ठीक, ये अक जो है परपद में स्थित लिख लिया। हमें क्या काय की प्राप्ति होगी? आय की। मित्रों, जो ये ऐ वर्ण है, इस ऐ वर्ण ने किसको आदेश कर दिया? अक को आदेश कर दिया। किसको? ऐ को। आय आदेश हो गया। तो यहाँ जो हमारे पास पूर्व पद में जो शब्द लिखा हुआ था विद, प्लस जो आदेश हुआ है हमारा आय, प्लस पर पद में जो है हमारे पास अक, उसको भी हमने लिख लिया। तो देखिए यहाँ ये स्वर तो जाएगा किसमें? ध में, और पर पद में स्थित जो स्वर है वो जाएगा य में। तो हमारे पास जो नियम है, उस नियम से, वो जो नियम है उस नियम से हमारे को क्या, किसकी प्राप्ति हो जाएगी? उदाहरण की प्राप्ति हो जाएगी। तो विधायक, क्या शब्द निष्पन्न हो जाएगा? विधायक। वो जो नियम था, नियम से हमें किसकी प्राप्ति होगी मित्रों? नियम से हमें प्राप्ति होगी उदाहरण की। विधायक शब्द जो है ये हमें उदाहरण मिल गया। देखो यहाँ पर जो स्थिति थी हमारी विधेय प्लस अक, विधेय प्लस अक से ये संधि विच्छेदित रूप नियम था, और नियम से हमें सीधा ही किसकी प्राप्ति हो गई? ये उदाहरण की। तो नियम से हम किस ओर आए? उदाहरण की ओर। तो यहाँ उदाहरण की ओर आए तो ये हमारा हो गया निगमन विधि। इसका जो अंतिम उदाहरण है, अंतिम जो नियम है हमारे पास, वो ये है मित्रों। इसको यदि हम आगमन विधि में समझे तो उसमें भी मैं आपको समझा देता हूँ। विनायक संधि पद हमारे पास है, यहाँ पे वी न को हलंत लगाना है, पीछे न का जो आ स्वर है वो पीछे चला गया। यहाँ पे यह हमारे पास है, यह को भी हलंत लगाया, तो यहाँ जो विद्यमान था अ वो पीछे परपद में चला गया। देखिए हमें आय की स्थिति प्राप्त हो गई, और अयादि संधि में आय आदेश करता है किसको? ऐ को। किसको आदेश करता है? ऐ को। और किसी भी वर्ण पर ऐ हमें डबल मात्रा के रूप में लिखनी होती है। तो यहाँ जो पद बचा इसको लिख लिया मैंने, और पीछे जो परपद में स्थित अक शब्द इसको भी लिख लिया। अब हमारे पास इस उदाहरण का विच्छेदित रूप मिल जाएगा कि पूर्व पद में क्या स्थिति होगी और परपद में क्या स्थिति होगी। देखिए यहाँ बनेगा, ये ऐ इसमें चला गया तो यहाँ बनेगा विनय प्लस पीछे हमारे पास पद है अक। जो उदाहरण हमारे पास था, इस उदाहरण से हमें किसकी प्राप्ति हो गई? नियम की प्राप्ति हो गई। अभी लास्ट अंतिम एक इसका नियम और रहा है। एक लास्ट नियम में आपको समझाता हूं। देखिए जो नंबर 4 जो नियम है हमारे पास वो ये है, नंबर 4 नियम। यदि कंडीशन स्थिति यह बनती है कि पूर्व पद में औ हो और पर पद में इसी के समान वर्ण स्वरवर्ण नहीं हो, अर्थात असमान स्वरवर्ण हो, तो ऐसी स्थिति में मित्रों जो औ है ये औ आदेश कर देता है किसको? आव को। किसको आदेश कर देता है? आव को। ये अंतिम, इस स्वर संधि का अंतिम उदाहरण है, अंतिम नियम है। इसको समझे। जैसे कि निगमन विधि में मैंने आपको इसको समझाना है। निगमन विधि के अंतर्गत इस नियम को हम देखते हैं अयादि संधि के चौथे नियम को। निगमन विधि में मैंने पहले बताया था कि निगमन विधि में हम जाते हैं किधर? नियम से उदाहरण की ओर। ठीक, तो देखिए एक हमारे पास लिखा हुआ है पूर्व पद में पौ प्लस अक, पौ प्लस अक, पूर्व पद में पौ और पर पद में अक। ये हमें विच्छेदित रूप नियम के रूप में प्राप्त होता है। तो यहाँ प को जैसे ही मैंने हलंत लगाया, इसके अंदर जो स्वर था औ वो बाहर हो गया। पर पद में हमारे पास लिखा हुआ है अक शब्द। अब नियम ये कह रहा है कि ये जो औ है ये आव को आदेश करता है। किसको आदेश करता है? आव को। तो हमें भी किसको आदेश करा लेना है? आव को। अब हमारे पास जो पूर्व पद में लिखा हुआ है प वर्ण, यथा स्थिति लिख लिया। पर पद में जो अक है इसको भी यथा स्थिति हमने लिख लिया। मित्रों अब जो है हमारे पास जो नियम था,
नियम से हमें उदाहरण की प्राप्ति हो जाएगी। अब नियम हमारे पास था, नियम से उदाहरण की प्राप्ति किस तरीके से प्राप्त होगी, देखिए ये स्वर प के अंदर आके मिलेगा और ये जो स्वर है परपद का वो व में मिलेगा, तो शब्द निष्पन्न हो जाएगा पावक। उदाहरण क्या प्राप्त हो जाएगा मित्रों, हमारा नियम ये है, नियम से हमें उदाहरण की प्राप्ति हो जाएगी और उदाहरण क्या होगा, पावक। और ये हमारे पास क्या था, नियम। तो ये था निगमन विधि मित्रों। आइए अंतिम विधि, अंतिम उदाहरण स्वर संधि का हम देखते हैं। आगमन के अंदर हमें यदि लिखा हुआ मिल जाए, हमें यदि संधि पद लिखा हुआ मिल जाए, धावक कौन होता है, दौड़ने वाला, ये शब्द है। ये हमारे पास क्या है अभी, उदाहरण। कौन सी विधि समझ रहे हैं मित्रों हम, निगमन विधि। कौन सी विधि, निगमन विधि। और निगमन विधि में आपको पता है हम किधर जाते हैं, नियम से उदाहरण की ओर। देखिए ध को मैंने क्या किया, हलंत, इसके अंदर जो स्वर था वो बाहर हुआ आ, हमारे सामने अगला वर्ण है व, इसको भी मैंने हलंत किया, पीछे पर पद में क्या निकल गया, अस्वर, और पीछे जो क है ये बन गया अक। ये हमारा आव की स्थिति प्राप्त हो गई। मित्रों बहुत ही सरल तरीके से यहाँ आव आदेश कर देता है नियमानुसार किसको, औ की मात्रा को। किसको आदेश कर देता है, औ की मात्रा को। देखिए ये जो वर्ण हमारे पास पूर्व पद में है ध, पुनः यथा स्थिति हमने लिख लिया। अब हम जो पर पद में स्थित है हमारे पास अक पद, वह भी लिख लिया। और यहां हम क्या कर देंगे, सरल तरीके से इसका इन वर्णों का जो मेल कर देंगे। किसका, जो पूर्व पद में जो अंतिम वर्ण है, पूर्व पद में अंतिम वर्ण है और पर पद में जो भी प्रारंभिक वर्ण है, इनका मेल कर देंगे। ये यहाँ पे आके मेल हो जाएगा, तो मित्रों बन जाएगा ये क्या, धौ। क्या बन जाएगा मित्रों, धौ। और पर पद में जो हमें विच्छेदित रूप में प्राप्त, धौ प्लस अक। धौ पर पद में, पूर्व पद में होगा और पर पद में हमें शब्द की प्राप्ति हो जाएगी अक। तो इस तरीके से ये जो उदाहरण हमारे सामने था, ये जो उदाहरण हमारे सामने था, इसका आगमन विधि में उदाहरण से नियम की प्राप्ति हमें हो गई। और ये धौ प्लस अक ये हमारा नियम है। तो मित्रों ये जो आपकी स्वर संधि की क्लास थी, 5 भेद स्वर संधि के मैंने आपको समझा दिए हैं और आपको निश्चित ही समझ में आया होगा। अगले व्यंजन संधि का वीडियो में लेके आऊं, तब तक के लिए नमस्कार।